प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें जी अफगानिस्तान के हवाले से। अब जो बाइडन का जो बयान सामने आया है वो बहुत अहम है और इसी का खदशा था जो बाइडन साहब ने फरमा दिया है कि अब अफगान जाने और अफगानिस्तान जाने, यही लोगों को ख़तरा था कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग जीती थी उसके बाद भी अमेरिका इस तरह राह फरार अख्तियार की थी और एक बार फिर अमेरिका ने राह फरार अख्तियार की और साफ़ तौर पर बोल दिया अब अफगान जाने और अफगानिस्तान जाने। अशरफ गनी अमेरिका गए थे, मुलाकात की थी, वहाँ भी उन्होंने ये जवाब दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। उन्होंने ये कहा था कि जी हम अब अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ ना हमारे फोर्सेस होंगी ना मदद कर सकते हैं। हाँ, पैसों से आपकी मदद ज़रूर हो सकती है लेकिन फोर्सेस से नहीं हो सकती। और जाहिर है अब जो बाइडन ने यह भी कहा है कि मिशन तो तभी मुकम्मल हो गया था जब उसामा बिन लादेन को अंजाम तक पहुंचाया गया। अमेरिका का फौजी मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तालिबान पर भरोसा नहीं लेकिन अफगान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान फ़ौज पर भरोसा है। अब ये देखिए, तालिबान से कह रहे हैं जी हम पे तालिबान पर हमें भरोसा नहीं है, हालांकि यही तालिबान है जिस तरह कल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था और अब बातें बहुत सारी सामने आ रही हैं कि तालिबान और इनके दरमियान एक खुफिया माहिदा हुआ था और रिक्वेस्ट की थी अमेरिका ने कि जी एक तकरीबन साल सवा साल इस बात को हो गया है कि हमारे फ़ौजियों पर आप गोली नहीं चलाएंगे और हम आप पर गोलियां नहीं चलाएंगे। और वही हुआ कि गुज़िश्ता एक सवा साल के दौरान किसी तालिबान ने किसी अमेरिकन फ़ौजी को निशाना नहीं बनाया, इस तरह अमेरिकन फ़ौजियों ने तालिबान को निशाना नहीं बनाया। जो फोर्सेस वहाँ लड़ रही थी, अफगान फोर्सेस लड़ रही थी या नेटो के जो फोर्सेस थी, वो उनका मुकाबला हो रहा था तालिबान से। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं जी। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मारूफ कॉलम निगार नुसरत मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम जी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे? जो बाइडन का बयान आ चुका कि जी मिशन तो तभी मुकम्मल हो गया था जब उसामा बिन लादेन को अंजाम तक पहुंचाया गया, अमेरिका का फौजी मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। सर ये तो कह रहे हैं हमारा मिशन तो उसामा बिन लादेन को जो अंजाम तक पहुंचा दिया था, ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जाहिर पॉलिसी जारी रही अमेरिका की। इसका मैं एक जुमले में कहता हूँ, एक मुहावरा जो है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इनको डिफीट तो उस वक्त हो चुकी थी और उस वक्त में जो जनरल पेट्रियास था वो जगह जगह जाकर गया है, पूरे अमेरिका के जो थिंक टैंक थे वहाँ गया और उसने जाकर सबको राजी किया, क्योंकि वो जो क्लिंटन तक भी राजी नहीं था, विड्रॉ के लिए तैयार था और ये पेट्रियास ये कह रहा था कि हम जीत रहे हैं, झूठ बोलता था। और इसके बाद में इसने जाकर जो थिंक टैंक जितने भी वाशिंगटन थे वहाँ गया और वहाँ जाकर ये इसने प्रचार किया कि मेरे साथ में ये ज्यादती हो रही, हम जीत रहे हैं। तो फिर अमेरिका ने उसको सजा भी दी और उसको फिर डायरेक्टर बना दिया CIA का और फिर उसके बाद में एक औरत के उसमें रखकर उसको उसकी सजा दी। अच्छा, इसमें नुसरत मिर्ज़ा साहब बड़ी अहम बात ये भी बाइडन ने कहा, जो कि पहले ही खदशा था जिस बात का कि अमेरिका हाथ उठा लेगा अचानक, और यही हुआ रात की तारीखी में जिस तरह बगराम से भागे हैं ये लोग। उसके बाद जो बाइडन ने कहा है जी अब अफगान जाने और अफगानिस्तान जाने, यानी जान छुड़ा के वो तो भाग गए। अब ये खाना जंगी वहाँ होती है तो होती रहे। हमारे साथ भी ये किया कि जब ये जंग जीत गए और सिंगल सुपर पावर बन गई, यूएसआर चला गया तो हमें छोड़ कर चले गए और जो डेब्रिस थी, जो गन था वो हमने संभाला और सारे हमारे उसके नतीजे में हमें क्रशर कल्चर आया, हमारे पास जो है हेरोइन कल्चर आया और जिसकी वजह से हम हमेशा अभी तक उसके और हमारे इतने आदमी शहीद हुए, 70,000 के करीब आदमी शहीद हुए। तो ये हम पर जुल्म करते रहे हैं। तो अफगानिस्तान में अब मिर्जा साहब, अफगानिस्तान में अमन कैसे आ सकता है? कोई इस तरह का कोई फार्मूला है भाई? अमन में जो हमारा पाकिस्तान का फार्मूला है उसी तरीके से आ सकता है कि सब अफगान मिलकर काम करें और उसके बगैर नहीं हो सकता। तालिबान अगर से जीत रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि तालिबान ने 2 सुपर ताकतों को शिकस्त दी, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपने काबुल पर कब्जा भी कर लिया तो फिर 2 बिरादरी हैं जो 40% है, 3 बिरादरियां जो हैं वो फिर आपके साथ अगर नहीं देंगी, वो अब ये कहते हैं, अतमार ये कहता है और वो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहता है कि साहब पहले हमें पश्तून हम पर हुक्मरानी करते थे तो हमें उस वक्त हुक्मरानी का तजर्बा नहीं था और साथ साथ में हमें हमारे पास फौज नहीं थी, अब हमारे पास फौज भी है, हमें हुक्मरानी का तजर्बा भी है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो अब जाहिर है कि अगर सिविल वार से बचना है तो उनसे कुछ ना कोई आपको अपने कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी जो अपर हैंड होगा, जब हमारी पोजीशन अच्छी होगी तो ही हम इनसे अशरफ गनी से। अब ये एक अच्छी बात हुई है कि ईरान में जो ज़रीफ हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, उन्होंने बुलाकर इनसे बातचीत कराई है, तो ये एक अच्छा शगुन है और रशिया को भी ये चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए। तो अब ये
पहले जो पाकिस्तान अकेला करता था वो काम अब मिलकर 3-4 मुल्क मिलकर करेंगे तो ये मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है नुसरत मिर्जा साहब, जरा सा सवाल करना चाहूँगा आपसे, फरमाइएगा कि अब रूस की सफ़ीर की जानिब से भी, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, फिर ईरानी सफ़ीर की जानिब से भी, सबकी जानिब से ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यकीनी तौर पर एक सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान जा रहा है, बहुत बड़ी खाना जंगी हो सकती है। फिर ईरान ने भी अब साफ इनकार कर दिया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हम पनाह गुज़ीरों को अपने मुल्क में जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान पहले देंगे, हमारे पास कहाँ गुंजाइश है। अब हमारे यहाँ भी ज़ाहिर सरहदें बंद कर दी गई हैं, सरहदें बंद कर दी गई हैं। सर अगर खाना जंगी होती है तो बराह रास्त पाकिस्तान कितना मुतासिर होगा? भाई हम ये इनको समझा रहे हैं तालिबान को कि भाई देखिए हुक्मरान, जब आप पहले आप जिहाद कर रहे थे वो ठीक था, अब तो ये जो आपके अपने भाई हैं इनके साथ में आपको जो कुछ भी गद्दार हैं, आप कहते हैं गद्दार हैं, ठीक है गद्दार थे, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? इतने आदमी को तो नहीं मार सकते ना। आप जो कि 40% आपकी आबादी का हिस्सा है तो उनको कहीं ना कहीं आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। और जब आप फतेह मक्का को देख लेना, सुलह हदैबिया को देख लें, तो फतेह मक्का एक बेहतरीन मिसाल है आपके लिए। आप तो मुसलमान होने के नाते उस पर अमल करें ना, कोई तरीका बजा करें कि जिससे कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नुसरत मिर्जा साहब भी मौजूद हैं। सर, बदलती हुई अफगानिस्तान की सूरत हाल, तालिबान का बढ़ता हुआ असर वसूख खित्ते पर यकीनी तौर पर बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही है। सर, खाना जंगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, फिर ईरान ने भी मना कर दिया कि पनाह गुज़ीरों को मुल्क में जगह नहीं देंगे, पाकिस्तान ने भी अब सरहदें बिल्कुल बंद करने का ऐलान कर दिया। सर, क्या होगा? देखें असल बात ये है, यहाँ पे लाइन पे आज बहुत शोर आ रहा है, आई डोंट नो कैसे। जी हेलो जी सर, जी हारिस नवाज साहब। हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो अच्छा, आई थिंक आवाज उन तक नहीं पहुंची। जी नुसरत मिर्जा साहब, सर कंटिन्यू कीजिएगा, बताइएगा कि क्या होगा आखिर। नहीं, मेरे ख्याल में अब हम जो है कोई ना कोई, जब 4-5 ममालिक हैं ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको जो है सेटल करा लें और तालिबान को मनवा लें कि भाई कोई ना कोई आप रास्ता निकालें आपस में, अपने भाई हैं आपके, आप उनको किसी न किसी तरह से एकोमोडेट करें। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका का जो प्लान है उसको हम फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 ममालिक मिलकर, और हमें यकीन है कि हम फेल कर देंगे। कि वो चाहते हैं कि यहाँ खाना जंगी हो और CPEC का जो काम है और पाकिस्तान को जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया की और चाइना को वो हम नहीं दें, तो अब वो चाइना इनकी जो कुछ भी मदद कर सकता है वो इनकी फाइनेंशियल मदद कर सकता है, जिस पर अशरफ गनी ने भी कहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जाहिर बात है इंडिया ने अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब क्या समझते हैं इंडिया, क्योंकि जयशंकर ने भी जो है वो मुलाकात के हवाले से कहा था। सर क्या कहना चाहता हूँ कि 100 जो C-17 था जिसमें 134 आदमी आते हैं इंडिया के, किसी के भी जहाज में जो अमेरिकन मेड है, वो उसने 3 फेरे तो 24 घंटे में लगाए हैं फ्राइडे के दिन, और लास्ट फ्राइडे को, इस फ्राइडे को नहीं, पिछले फ्राइडे जब अमेरिका वहां से निकला है, तो वो पहली दफा ये बात मालूम हुई कि जो है इंडिया खुद भी, उनके फौजी भी वहां पे मौजूद थे और उसमें इतना ही सामान आ सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये तो ये बात है कि उसने वहाँ के वो महलात बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं, वो ठीक है, लेकिन उसको उनका ये बात, तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो कतर में जाके जयशंकर मिला था वो फेल हो गया, इनका वो फेल हो गया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद है इस पर। तो सर हारिस नवाज साहब आपसे भी जानना चाहेंगे हम कि वो तो जी जयशंकर साहब मिले दोहा में, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी बार बार चक्कर लगा रहे हैं, वो भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तेहरान में जो कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ भी जा रहा है वफ्द एक इंडिया का, जाके बात करेगा तालिबान से। वो चाह रहे हैं जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है कर चुका है अफगानिस्तान में, जाहिर है अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? देखें, इसमें एक बात की मत अंडरस्टैंड, जो स्टेक होल्डर्स है ना वो इसमें, अच्छा इसमें सर इंडियन सहाफ़ी भी हमारे साथ हिंदुस्तान से रोहित शर्मा सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी शामिल हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिएगा। आपको खुशामदीद कहते हैं रोहित शर्मा। इसमें बात यह है कि स्टेक होल्डर जो है वो बेसिकली वो है पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया। एक तो मैं ये समझना, और जाहिर है कि इनकी बामी रजामंदी से वहाँ पर अमन इसलिए होगा कि सबको अफेक्ट करता है। और अगर आप देखें तालिबान ने अभी काबुल से दूर 1-2 घंटे के फासले में रुक रहे हैं, उन्होंने एक पीस प्लान उन्होंने पहले ही अफगान गवर्नमेंट को दे दिया है
और अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, फिर अफगान तालिबान दोबारा देखेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर खाना जंगी नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब उनको बहुत सबक सीख लिया पिछले 4 दहाइयों लड़के कि, और फिर दुनिया ने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान नहीं इसमें, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इसमें अफगान सदर अशरफ गनी का बयान भी तो सामने है, जिन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत तालिबान के आगे हथियार नहीं डालेंगे। तो ज़ाहिर लड़ाई तो होनी है, खाना जंगी तो होगी फिर वहाँ। नहीं देखिए, हथियार डालने की बात नहीं है। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये अफगान गवर्नमेंट की मदद से दोनों में आपस में अवामी अंडरस्टैंडिंग से एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस एथनिक जो है वो इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे। उसको ये हैंड ओवर होगा और फिर उसके बाद कुछ अर्से के बाद जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होंगे जिसको जो कि दुनिया रिकग्नाइज करेगी इसको, तो डायरेक्ट उसमें तालिबान मेजोरिटी में है, सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी जो अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से। ये चीजें जिसकी वजह से अब हालात उस तरह के नहीं होंगे। पाकिस्तान ने, ईरान ने, चाइना ने तालिबान को बहुत समझाया कि ये आपके लिए, अफगान वहाँ के अवाम के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों खाना चाहिए। अब आप इसको बोल दरअसल में को समझ आ गई है, इसीलिए वो पीस प्लान दे रहे हैं। अच्छा जी, शामिल गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा इंडिया से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, सीनियर भारतीय सहाफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रोहित शर्मा साहब फरमाइएगा, इंडिया ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफगानिस्तान में, अब ज़ाहिर है दिन ब दिन उसमें जी उसमें इंडियन जो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा अरसलान जो कल जो हम बात कर रहे थे, खबर सामने आई थी, रोहित खबर थी हमारे पास भी कि कल इंटरनेशनल मीडिया की बता रहा हूँ मैं आपको कि भारतीय मीडिया ने वहाँ बड़ा वावेला किया हुआ है कि जी तालिबान हेरात में जो भारतीय फंड से डैम बना था उस पर कब्जा कर लिया, जबकि उसकी तरदीद की थी तालिबान ने भी और अफगान हुकूमत ने भी। जी रोहित शर्मा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा ठीक है। नुसरत मिर्जा साहब, आप भी बताइएगा, भारतीय मीडिया की जानिब से वावेला किया गया कि उनकी रकम से तामीर करदा जो डैम था उस पर भी कब्जा कर लिया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको काफी ज्यादा जो है वो हाइप दी थी। इसको सर क्या कहना चाहेंगे, जबकि तालिबान की जानिब से तरदीद की गई? तालिबान वो कब्जा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान ये कर देंगे कि साहब वहाँ छोड़ देंगे। जो चीज का उनकी है अफगानिस्तान में, जो कुछ भी चीज बनी हुई है वो उस पर वो कब्जा करेंगे। इसमें क्या दो बातें हैं कि वो मिर्जा साहब इस पर वो ठीक है, आपकी बात, आगे जाके कब्जा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त तक वहाँ तालिबान ने तरदीद की है, अफगान हुकूमत ने भी तरदीद की है कि उस डैम पर अब तक तालिबान ने कब्जा नहीं किया। तालिबान भी ये कह रहे हैं कि हमने अब तक वहाँ कोई कब्जा नहीं किया हेरात में जो डैम बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हेरात में ईरान के लोगों ने ये बात कह दी है, ईरान की हुकूमत ने हजारों लोगों को कहा है कि आप तालिबान के साथ में ताउन करें, और ये क्लियर कट है कि उनको जो वहाँ पर ताउन तो ईरान कर ही रहा है। ये तो महमूद अहमदी निजाद ने भी सर ये इल्जाम लगाया मामलत का तो ईरान के ऊपर। भाई वो ठीक है जो कुछ भी लगाएं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईरान मुकम्मल ताउन कर रहा है तालिबान के साथ में, बिल्कुल। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि हेरात के अंदर कोई जंग नहीं हुई है और कब्जा हो गया, और वो उन्होंने आपने कब्जा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने आपस में जो इत्तेफाक राय थी वो कर ली है कि भाई हमारा इससे में हमारे मामलात में आप मदाखलत नहीं करेंगे, हमारा जो फिरका है, हमारा जो मसलक है उसके हिसाब से इस पर। लेकिन इस मौक़िफ़ जो था अहमदी निजाद का वो ये था कि तालिबान के लिए ईरानी हिमायत ईरानी अवाम की साख की तौहीन है। दोनों अदा कर दो मुझे। वो कह रही ईरानी अवाम की तौहीन है, उनकी साख की तौहीन है मामलत करना तालिबान की। देखिए तौहीन किसी की भी नहीं है, बात यह है कहने की कि तालिबान को, बहरहाल तालिबान ने अपने आप को बहुत सीखा है और सबने बहुत सीखा है, सबने बहुत सिर्फ जो हुकूमत जिसको नुकसान हो रहा है वो अशरफ गनी है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला इनको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आवाम को ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो रोहित शर्मा आपकी तरफ आऊंगा। रोहित, हाँ जी, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स खर्च करने वाला आपका देश भारत परेशान है, भारतीय मीडिया बौखला चुका है जो इस तरह की बातें कर रहा है। जी हेरात में जो भारतीय फंड से डैम बना था उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस तरह की बातें, लेकिन तालिबान ने तरदीद की, फिर अफगान हुकूमत ने वहाँ तरदीद कर दी है। क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट डूबने लगी है तो जाहिर इस तरह की बातें सामने आएंगी? हमने इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की थी, हमने डेवलपमेंट की थी। हमने उनके लिए डेवलपमेंट करके उनको डैम बना के दिया, उनको सड़कें बना के दी,
हम इंडिया हमेशा डेवलपमेंट में विश्वास करता है और इंडिया ने उनके लोगों के लिए किया था, वो तालिबान के कब्जे में हो या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कब्जे में हो, किसी के भी कब्जे में हो, वो यूज लोगों के लिए होगा। हमें इतना बहुत है हमारे लिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि वो किसी के हाथ में आ जाए, किसी के हाथ में आ जाए, बट लोगों को उसका फायदा हो। हमने ये किया है और वी हैव डन इट, वी आर डूइंग इट। हम आज भी कर रहे हैं और अगर हम लोग को और मौका दिया जाए तो हम लोग वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे। हम लोगों ने बनाई भी हैं। अच्छा, तालिबान से हम लोग रोहित, तालिबान से मुज़ाकरात के लिए भी जाहिर है जयशंकर साहब भी गए थे और अब कहा जा रहा है तेहरान में भी जो तालिबान मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगान हुकूमत के साथ, वहाँ हिंदुस्तान से भी कोई लोग गए हैं बात करने के लिए तालिबान से। तालिबान से हम लोगों का इंडिया का एक लिंक खुला है। क्या लिंक खुला है अभी तक किसी को नहीं बताया गया। ठीक है, लिंक खुला है, दैट डजंट मीन कि बातचीत डायरेक्ट चल रही है, कोई बीच में मीडिएटर होगा। अच्छा, बातचीत करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं आप? ये बात तो मेरी गवर्नमेंट ने मतलब तस्लीम नहीं की, मेरी गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया, तो मैं कैसे कर दूंगा? मैं सवाल इसलिए सवाल करना चाह रहा था क्योंकि एपीसी अभी हुई थी कश्मीर के हवाले से। आप कहेंगे अफगानिस्तान से डायरेक्ट कश्मीर आ गया, लेकिन लिंक इसलिए बनता है कि वहाँ जो हुर्रियत पसंद थे रहनुमा, किसी को भी नहीं बुलाया गया। जो कठपुतली हुकूमत आपने बनाई हुई है वहाँ पर हिंदुस्तान ने, उन सबको 14 लोगों को वहाँ बुला लिया था मोदी साहब ने। उन लोगों को नहीं बुलाया जो वहाँ जेलों में बंद हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए और जो बात कर रहे हैं बार बार वहाँ पर। तो उनसे बातचीत हो सकती है तालिबान से, तो उनसे क्यों नहीं हो सकती? जिसको आप बोल रहे हैं कि वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो आज तक एक इलेक्शन नहीं लड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि वो उनको वोट कितने मिलेंगे। इलेक्शन लड़े, सामने आएगा दूध का दूध, पानी का पानी, पता लगेगा कि क्या हालत है। असलियत सामने आए ना, असलियत तो सामने नहीं आ रही। वो लोग ऐसे, अगर मैं क्लेम कर दूं यहाँ दिल्ली में बैठ करके कि सिंध का जो चीफ मैं हूं, तो मान लेंगे आप? वो भी अपना कहीं पर क्लेम करते हैं, जेल चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। सर तो फिर आपके ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने क्यों वहां पर आर्टिकल 370 और 35A का नफाज किया? इसका भी जवाब दे दीजिए। 370 और 35A पाकिस्तान को बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमारा लॉ था, हमने हटा दिया, हमने इत्तेसाल लगा के रखा और उसे हटा दिया। हमारा लॉ था हमारे एरिया में। सर कैसे लॉ था? ऑक्युपाइड इलाका है, मुतनाज़ा इलाका है, कैसे आपका था? मकबूजा जम्मू कश्मीर आपका कहाँ से इलाका हो गया? ये तो आप ज़ेर तसल्लुत है हिंदुस्तान के। या आप इसका मतलब यूनो के हवाले से करारदाद का नहीं पता आपको कि रायशुमारी होनी है, जो 70 साल से नहीं करा रहे आप, और गए भी आप ही थे सबसे पहले वहां। लेकिन जनाब अली, जब आपने मुझे ऑफर दिया था इस पे आने के लिए, मैंने आपको बोला था मेरा आंसर पूरा कंप्लीट होगा, तो आप कंप्लीट कीजिए ना। ये तो सवाल था रोहत, अब जवाब दीजिए। हाँ, तो मेरा सवाल 10 सेकंड का और आपका आंसर 1 मिनट का, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? मैं आपको बोल रहा हूँ मुतनज़ा इलाका जो आपने बोला, वो मुतनज़ा इलाका किस एंगल से आप बताएंगे कि हमारा इलाका कौन सा है कौन सा नहीं है, राइट? हमारे कह रही है ये मुतना। अच्छा, फिर आप कहेंगे फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, जवाब दे दें। जितना आपने इंस्ट्रूमेंट आजादी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, पाकिस्तान ने भी साइन किया था, हमने भी किया था, और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है, हमारा साइंड है, वो पब्लिक में अवेलेबल है, ठीक है? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मुतनज़्ज़ा इलाका है किसी और का इलाका? वो हमारा इलाका है, हमारे पास है। अब वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पूरा कश्मीर वोट करता है उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, पूरे कश्मीर हमारे यहाँ एमपी वोट करता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं वो मुतनज़्ज़ा इलाका है? मुतनज़्ज़ा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल हमारा इलाका है, बिल्कुल ठीक इलाका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया जवाब आपका? जो बोले आप लोगों के मंसूबे जवाब हो गया आपका? हाँ बिल्कुल हो गया। आप बोले 8 लाख फौज व मुसल्ला रखकर आप वहां इलेक्शन कराते हैं और कहते हैं जी मुतनाज़ा नहीं है। वहां 1 लाख से जायद पिछले 30 साल में कश्मीरों को शहीद कर दिया, आप कह रहे हैं जी मुतनाज़ा नहीं है। 8-8 लाख फौज क्यों रखी हुई फिर छोटे से कश्मीर में आपने? अब ये 8 लाख फौज की फिगर आपके पास कहां से आई मुझे तो नहीं पता। इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है। रोहित गूगल कर लें। आंसर मेरा पूरा ले लीजिए। आपकी गवर्नमेंट 7 लाख क्लेम करती है, आपकी पर्सनली आपके चैनल की 1 लाख और वहां पे मान लिया। चलिए अभी भेजी है ना आपने, एपीसी के बाद भेजी है आपने। और आपकी गवर्नमेंट है 7 लाख क्लेम करती है, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा सकता हूं आपके मिनिस्टर्स की। अब आ जाइए, अब ये जो 7 लाख आप क्लेम करते हैं वो 7 लाख आप क्लेम करते हैं, हम नहीं करते, राइट? कितनी है वहां पे वो आपको पता ही नहीं है। आप तो दुनिया में ज्यादा होगी, मलिहा लोधी। अब आप पूरा सुन लीजिए। हाँ, आपकी मलिहा लोधी यूएन में गई और एक फोटो दिखाई कि ये बच्चा कश्मीर का है, इसको पैलेट गन से मारा गया, निकली सीरिया की फोटो वो, है ना? तो ऐसे तो झूठ आप बोलते हैं सुबह शाम,
कितने झूठ आपके पकड़े गए? करगिल में आपके आदमी गए थे, है ना? आपने पहले बोला मुजाहिदीन गए, बाद में आपने मान लिया कि हमारी आर्मी है। तो पाकिस्तान जो झूठा कंट्री अच्छा, है, अब ये शर्मा, ये अच्छा, अब ये बात आपने फिर वो ले गए। अब मैं फिर 1947 शुरू कर दूं। मैं तो ये बताना चाह रहा था आपको, अब आप चाह रहे हैं बहस हो। मैं कह रहा हूं दलाइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना। इस वक्त सबसे मेन मुद्दा जो है अफगानिस्तान है, उससे जुड़ता हुआ मकबूजा जम्मू कश्मीर है। हमने ये कहा आपसे कि भाई वहाँ अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च कर दिया, परेशान है हिंदुस्तान, भारतीय मीडिया बौखलाया हुआ है, तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उस पर भी आप कह रहे हैं जी हम तो वहाँ घर बना के दे रहे थे, सड़कें बना रहे थे। ये तमाम चीजें दुनिया के सामने है। आपने अभी 2 मिनट पहले डैम बनाया। डैम किसके लिए बनाया था? पाकिस्तान के लिए बनाया था, या हम वहां पे सब्जी उगा रहे हैं? किसके लिए बनाया था डैम भैया? हमने उनके लोगों के लिए बनाया था। हाँ हाँ बिल्कुल, जहां से 550 सिफारतकार भी जहां रखे हुए थे आपने, अब वो फरार होने वाले हैं वहां। देखिए, डैम बनाना और बाकी लोग रखना, 550 आप क्लेम कर रहे हैं, ये एक और झूठा क्लेम। आपने एक डोजियर दिया, हमारे सारे क्लेम झूठे हैं, आपके सच्चे क्लेम हैं। सुन लीजिए ना, आपने एक डोजियर दिया था, यूएन को भी दिया और सारी दुनिया को दिया कि ये इंडिया टेरर फैला रहा है। हमने तो सारे झूठ बोल दिए। कल्भूषण पकड़ा हुआ है, वो भी झूठ है। कुलभूषण पायलट पकड़ के वापस दिया था, वो भी झूठ है। हम सुन लीजिए ना, कुलभूषण के लिए तो हम खुद गए थे, उसमें हम खुद गए थे। रंगे हाथों पकड़ा है, पूरा आप लोगों का नेटवर्क था राह का, वो पकड़ लिया पूरा। वो आप लोगों, वो हमारा क्लेम है ना, वो आप तो बोलेंगे। अच्छा सर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जो आप बोले वो सही है और जो हम बोले वो क्लेम है। हारिस नवाज साहब से जरा सा पूछ लेते हैं। अच्छा चले, आ जाए रोज वापस आते हैं आपकी तरफ, आ जाते सर, दीगर गेस्ट रुक तो जाए ना, और गेस्ट भी है ना रोज, बात तो सुने। एक बार में एक आदमी, ठीक है रोज, और भी गेस्ट हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। गवर्नमेंट का आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, दोबारा आपको शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। सर, इंडिया तो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो मुतनाज़ इलाका है। सर क्या कहेंगे इस पर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब पूछ रहे हैं जी। अच्छा नुसरत मिर्जा साहब, आप जवाब दे दीजिए। सर, इंडिया तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि जी वो मुतनाज़ इलाका है। जो ये क्लेम करते हैं वो कहते हैं वो ठीक है। नहीं, इनको भी एक प्रोसेस से गुजरना होगा, जिस प्रोसेस से अमेरिका गुजरा है। सुपर पावर को हमने जीरो पावर कर दिया, और इनको भी अब इस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो इनके समझ में आएगी कि हम क्या बात करें। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि ये फिगर हमारा है 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो ये फिगर हमारा नहीं है, ये इंटरनेशनल फिगर है। तमाम दुनिया के जो अखबारात हैं, आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। बीबीसी ये कह रहा है, CBN जो अमेरिका के जो है, ABC कह रहा है, सारे लोग सारे अखबारात कह रहे हैं, गार्डियन कह रहा है, सारे देख रहे हैं, फिगर तो यही है। और सारे जो इस वक्त जो कंडमनेशन आ रहा है, जो सारी दुनिया में जाग पैदा हुई है, वो अब कश्मीरियों के हवाले से भी जाग बहुत पैदा हो गई है। तो ये जो कुछ कहें। अच्छा नुसरत मिर्जा साहब, जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को भी जरा मौका देते हैं। सर फरमाइएगा, सारी आपने गुफ्तगू सुनी रोहित शर्मा की, क्या कहेंगे? ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। रोहित शर्मा से ये पूछें कि यूनाइटेड नेशन में कौन गया था कश्मीर पे हेर्बिसाइड के लिए? नंबर 1, ठीक है, वहां पांव पकड़े थे नेहरू ने जाके कि जो खुदा के लिए जा रहा है कश्मीर में बचाओ। उसके बाद ताशकंद में जाके इन्होंने ताशकंद मुआहदा किया, बायलैटरल, कहा कि ये बायलैटरल इससे 2 मुल्कों का इशू है। और शर्मा साहब, खुदा का खौफ करें, आप कैसे बात करते हैं? आपको कैसे कब्जा कर सकते हैं मुल्क के ऊपर, जब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन, आप ये बताएं कश्मीर का यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर कोई मौजूद है? इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड नेशन का डिस्प्यूटेड एरिया है। आप और उसके बाद आप क्या अपने हिंदुओं के ऊपर पैलेट गन चलाते हैं, हिंदुओं को गोलियों से मारते हैं, आप जो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। तब मैं तो हैरान हो रहा हूँ की बातें सुन के कि यूनिलेटरी एक्शन करती है। ये आपको जो टोला है ना 4 का, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोवाल, ये आपके मुल्क को तोड़ देंगे, ये याद रखिए मेरी बात। और जो कश्मीरी नौजवान मार रहे हैं ना, वो आपको और मारेंगे। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया कश्मीर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी वो नौजवान नक्सली बन गए हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद वो नौजवान, अब आपकी फौज जो कि अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, उसको नहीं छोड़ेगी। ये याद रखिए, पाकिस्तान की फौज बैटलैंड में आपको 27 फरवरी को बताया नहीं कैसे 2 जहाज आपके गिराए थे, और फिर आपके कैदी को उसको अभिनंदन को वापस भी कर दिया था। शर्मा साहब, ये कुछ सोच के बात करें, कैसे आपका कश्मीर हो गया? किसने आपको दे दिया? कश्मीर कश्मीरी नौजवान उनका लोगों का है, और जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर्स को बुलाते नहीं है। अभी आप वहाँ पर डीलिमिटेशन कर रहे हैं ताकि 7 और सीटें बढ़ा लें, और उसके बाद अपनी मदी से आप वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाए। ये कश्मीरी नौजवान नहीं करने देंगे, ये उनका वादा है, और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बिल्कुल शर्मा साहब, सुन लिया आपने सवालात।
जवाब भी सुन लिया अब आपने? जवाब भी दे दूं इनका? जी जी, जवाब दे दूं इनका इसी तरह दलाल के साथ, बिल्कुल जवाब दें, आपका जवाब होगा तो देंगे आप। दलाल के साथ, दलाल के साथ। मैं उम्मीद ये करूंगा कि जितने आराम से मैं आपका जवाब सुन रहा था उतने आराम से आप बिल्कुल बिल्कुल शर्मा साहब बोलिए, आप बोलिए। तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप ब्रिगेडियर रहे हैं, आपने बोला कि इंडिया की अनट्रेंड आर्मी 1971 में इस अनट्रेंड आर्मी ने घुटने पे और 97 को छोड़ दें। अभी की कश्मीर की मौजूदा सूरत यही बात हुई थी करगिल में, रोहित। दोबारा करगिल में मैंने ये कारगिल बोला, में आपको आप मुझे मारा, आपको बड़ा नहीं सख्त करेंगे। किस्म का मारा। मैं बता रहा हूँ विड्रॉ किसने किया, डिफीट किसने मानी? आपने विड्रॉ किसने किया, है आपको ना? मार पड़ी है वहाँ पर, क्या बात करते हैं? आपने अखबार आपको नहीं पता? नहीं पढ़ा आपके जनरल बख्शी को अरे उसका तो जवाब दे दे, यूएन में कौन गया था? हमारे सिपाहियों के जूते नहीं थे, बूट नहीं थे, वो बेचारे बैठे थे। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी के हैं आप, डिसिप्लिन में रहिए प्लीज। इंडियन आर्मी का कोई भी ऑफिसर आपको ऐसे टीवी पे बोलता नहीं दिखेगा, बिकॉज देयर इज मेरे से डिसिप्लिन। ज्यादा बोलते हैं फजूल, आपसे आपको 3 स्टार बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बख्शी को नहीं सुना, रोहित शर्मा बख्शी को नहीं सुना, जनरल बख्शी को नहीं सुना आपने? किस तरह बात करते हैं जनरल बख्शी? नहीं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। अच्छा रोहित, आप जवाब दे रहे ना, यूएन में पांव किसने पकड़े थे? रोहित, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। नो, यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, नो यू कांट टॉक लाइक दैट, यू हैव टू केम ऑन द मेन पॉइंट, जस्ट आंसर। क्या मुद्दा बताएं कि यूएन में पांव किसने पकड़े? कौन गया पहले? But then why am I being disturbed? नहीं तो आप मुद्दे पे बात करें ना, आप मुद्दे पे आ जाएं, आप बात करें। यूएन में पांव किसने पकड़े थे? हुकूमत लेके बैठेगी भारत को। एक मुद्दे का जवाब दूंगा। हाँ बस दे जी। ब्रिगेडियर नवाज, आपके साथ पहली बार डिबेट पे नहीं आया हूं और हर बार आपको जवाब दिया मैंने, ठीक है? अब आपने बोला कश्मीर पर कब्जा किया है, कश्मीर पर कब्जा किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, कब्जा 8 लाख फौज आपने, 8 लाख फौज आपकी नहीं है वहां पर, 8 लाख फौज बिठाई हुई है आपने। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, this is the difference between discipline between Indian Army and Pakistan. There is a big difference between Pakistan यार, Army आपको and Indian Army. आर्मी Coward army. Pakistan Army is better hardened army. Yes, पहले की talking. absolutely. इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी हर बार, इसीलिए पाकिस्तानी फौज आपको मारती है और आपको फौजी गिरा के पकड़ के वापस करती है, माफ कर दो इनको। इतने एहसानात हैं इन पे ब्रिगेडियर साहब हमारे। पकड़ा था 6 लाख की आर्मी चीफ। अच्छा आप ये बता देना रोहित, आप जवाब नहीं दे रहे, यूएन में पांव किसने पकड़े थे? अच्छा रोहित शर्मा, कारगिल मार मार के आप ये बता दें, पायलट तुम्हारा पकड़ा मैं गया। दिक्कत नहीं करूंगा, आप जवाब दे दें। बात हम क्या कर रहे हैं रोहित शर्मा, ये गलत, हम बात कर रहे हैं सियासी हवाले आप से, गलत आप बात बात कर रहे करेंगे, हैं मैं कुछ बार और। बार डिस्टर्ब करूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दें, यूएन में पांव किसने पकड़े थे? आप कहते हैं जी इंडियन आर्मी यूं, पाकिस्तान आर्मी यूं, हम जो आप बात कर ही नहीं रहे करना हैं, चाहते, आप कभी असल रियल मुद्दे फैक्ट पे पे आए बात ही ना, नहीं करते। यू अफगानिस्तान हैव टू की- आंसर मी, किसने यूएन में पांव पकड़े थे? आप जवाब दे दें। मैं इस शर्त पे आया था कि आंसर मेरा पूरा लिया जाए। मैं आंसर अरे लूंगा अगर आप तो सच बोले तो ना, पॉइंट बात आप बात कीजिए ना। करें। आऊंगा मैं, उस पर भी आऊंगा, लेकिन डायरेक्ट उस पे आ जाए सर, वक्त कम है। मैं सारे जवाब दूंगा। सर वक्त कम है, आप मुद्दे पर प्लीज आ जाए। यूएन में पांव किसने पकड़े थे? सवाल का जवाब दे दें। अब आते हैं, चलिए यूएन पे आ जाऊं, चलिए यूएन का ये कहना था, यूएन का वो पूरा आप ठीक से पढ़िए, उसमें लिखा है कि दोनों साइड ऑफ कश्मीर मिलाए जाएंगे, इंडियन ऑक्यूपेशन के अंडर उसका जो रेफरेंडम होगा। आपने करवाया, मना कर दिया सीधे आपकी गवर्नमेंट। अभी मैं इसका जवाब दूं आपको, मैं जवाब दूं, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा चलिए, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से पूछ लेते हैं। सर जवाब जवाब ले दीजिए। लेते, शर्मा साहब जवाब सुन ले आराम से, आपने बोल लिया, हारिस नवाज साहब का जवाब सुन लीजिए खामोशी से। जी हाँ, ब्रिगेडियर हारिस नवाज शर्मा साहब, रोहित शर्मा साहब, फैसला ये हुआ था कि पाकिस्तान की फौज और इंडिया की दोनों फौज निकलेंगी और वहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फौज रह जाएगी। आपने निकाली, आपने तो 8 लाख फौज जमा कर दी है, पाकिस्तान के पास 8 लाख फौज है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए ब्रिगेडियर, आप खुद वायलेट करते हैं। रोहित 1 सेकंड, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। मेरा आंसर पूरा मेरा आंसर पूरा। उनकी बात आप सुन ले, फिर आप बोलेंगे। उनकी बात सुन ले, फिर आप कंटिन्यू कर शर्मा लीजिए। साहब फिर आप राय फरार इख्तियार करेंगे, अपना जवाब कंप्लीट करने के बाद दूसरों का भी सुन लीजिए ना। उसको भी सुने ना, आपको पूरा मौका मिला है बोलने का। अभी यार अब ये कंप्लीट कहाँ हुआ है? 4 गेस्ट हैं, सब एक मिनट में मिलेगा ना, कहां से डिस्टर्ब कर दिया आपको? लिसन, इस तरीके की डिबेट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी, थैंक्स अ लॉट, बाय। अच्छा, जहां दलाइल खत्म हो जाते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। फरार जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, यही होता है हिंदुस्तान का कि जब इनके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं, करने को बात नहीं रहती, तो फिर ये भाग जाते हैं। यूनो करारदादों से भी आज तक क्यों भागे हुए? वजह क्या है इसकी? ये अरसलान, ये इसी तरह भागते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कैसे यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड पर अगर एक कानून है, उसको आप कैसे यूनिलेटरली खत्म कर सकते हो? बिल्कुल सर, यही सवाल जब इनसे करते हैं, जब इनके पास कोई हकायक नहीं होते, राय फरार जाते हैं, वो जवाब नहीं है।
चोरों के पास जवाब नहीं होता कभी भी। यही हाल सूरत हाल। और कश्मीर में क्या करते रहे, रायशुमारी ये नहीं कराते, फिर हुर्रियत रहनुमाओं को ये नहीं बुलाते, उसके बाद ये क्लेम करते कि जी हमने इस तरीके से नहीं किया, तो क्या कह सकते हैं। बहरहाल अली, यकीनी तौर पर ये इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मसला ये है, हम तो चाहते हैं हेल्थी डिबेट हो, हिंदुस्तानी जो सहाफ़ी हैं उनको भी हम शामिल करें प्रोग्राम में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखें, वो हमारी बात सुने, हमारे यहाँ के। और बिलखुसूस आज का जो प्रोग्राम था हमारा वो यही था कि अफगानिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उस हवाले से बात करें। जिस तरह जयशंकर गए हैं, वहाँ दोहा जाकर कतर में बैठे रहे, वहाँ जाकर इन्होंने जयशंकर साहब ने पांव पड़ने की कोशिश की तालिबान के। अब तेहरान में उनको पता चला कि जी तालिबान के दरमियान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान में, तो वहाँ ही पहुंचे हैं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है बौखलाया हुआ है भारतीय मीडिया भी, और भारतीय तो बहुत परेशान है क्योंकि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में और पता नहीं था इतनी जल्दी इनखला हो जाएगा वहाँ। देखिए, असल बात यह है कि अब इनको रात को नींद नहीं आ रही, इनकी इन्वेस्टमेंट सारी जाया हो गई है। यही बात है। बगराम बेस से जब अमेरिकन निकले हैं, साथ ही इन्होंने 3 फ्लाइटें निकाली हैं और भाग गए दुम दबा के। इनको पता है कि अफगान तालिबान ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलके हमें हमारे खिलाफ ये ऑपरेशन करते रहे, इसलिए हम इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। अभी ईरान में तालिबान गए, ये फिर वहां पहुंच गए, उससे पहले ये दोहा पहुंच गए हैं। ये अभी ये इनको नजर आ रहा है कि हमारा सब कुछ जाया हो गया, क्योंकि जब वहां इनका बेस खत्म होगा तो पाकिस्तान में बलोचिस्तान में इंटरफेरेंस करते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, जो वहां के सेपरेटिस्ट को मूवमेंट सपोर्ट करते हैं, सीपैक मनसूबा लेट करने के लिए, वो नहीं कर सकेंगे। ये अमेरिकन के इनको जूते पड़ेंगे बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। अब प्रॉब्लम ये कि अफगान तालिबान को समझ आ गई है, उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करेंगे, हम पीस प्लान दे रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को, हम एक वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। ये अब इनको पिछू पड़े हुए। सेकंड, हजारास जो है, जितने शिया ग्रुप है हजारास को, उन्होंने तालिबान से एक आपस में एग्रीमेंट साइन कर लिया है और वो उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं किया। उन्होंने कहा, और उनको बल्कि बड़े अच्छे ओहदे तालिबान ने दे दिए हैं। जिन जिन एरिया में उनका होल्ड था वहां के जी आप वहां के गवर्नर हैं, सिर्फ आप हमारे से लड़ाई नहीं करेंगे। इसी तरीके से 2-3 से नॉर्दर्न लाइन्स की प्रॉब्लम मेरे ख्याल में अंतरी वो भी खत्म हो जाएगी। नाउ इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान, ईरान, चाइना एंड रशिया दे आर प्रिवेलिंग। वो अब इसको ऐसा सिचुएशन को डिफ्यूज कर रहे हैं ताकि वहां पर जिस तरीके से भी अफगान लैंड, अफगान ओन्ड गवर्नमेंट बने। अच्छा, इसमें सर एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह अब सर्द जंग हो गई है, आगाज हो गया सर्द जंग का भी, हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान मुखासमत भी चली आ रही है। इसमें सर पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं आप, कि इससे बहुत नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को भी? कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान इज अ सॉवरन न्यूक्लियर इस्लामिक विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्टेट। देन हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है। हम इस वक्त चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, हम अपने एक रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। असूल भी है कि अपने हमसायों में पहले मजबूत होते हैं और उसके बाद आप हर एक से इंगेज रखें। आप अमेरिका से भी इंगेजमेंट रखेंगे, आप यूरोप से भी रखेंगे, सबसे रखेंगे हम ताल्लुकात। नहीं तो सर, जिस तरह स्टैंड अप है, हमने कहा है कि खासतौर पर अमेरिका को कि सुपर पावर है अमेरिका, कुछ भी आप कहें कि अड्डे नहीं देंगे, तो फिर इसके तो कुछ ना कुछ नताइज भी, कुछ ना कुछ कीमत। कोई नताइज नहीं, कुछ नताइज नहीं होंगे। देखें, इस तरह के ऊंच नीच मुल्कों में आते हैं, कौमों में आते हैं। अगर आप एज ए नेशन स्टैंड करें यूनाइटेड और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दुनिया को कि पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत, फौज एक है, असेंबली से जॉइंट रेजोल्यूशन लेके जाएं, कोई कुछ नहीं होता। वो मुल्क जिसका फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो, एग्रीकल्चर इंजन हो, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। नुकसान 3-4% टॉप के बिजनेसमैन को होगा, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, ये और न्यूक्लियर स्टेट को कोई दीवार से नहीं लगा सकता। हमें अब पहली दफा, खुदा का शुक्र है, हमने एज ए सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट बिहेव करना शुरू किया। पहले हम श्रीलंका, भूटान, बर्मा की तरह बिहेव करते थे, हमें दबाते थे। नॉट लकीली, खुदा का शुक्र है कि यू गॉट अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडर जो स्टैंड ले रहे हैं मुल्क के लिए, पीछे कौम खड़ी है। अभी हमें चाहिए कि इस वक्त बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है कि बेसिस नहीं दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि देखें, जनरल हमीद गुल मरहूम ने बड़ी एक अच्छी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। पाकिस्तान इज ऑन द हिट लिस्ट। वो जब वहां पर आए हैं अफगानिस्तान में, आपका मतलब है 2-3 अलकायदा के लोगों को मारने आए थे। दे हैड अ ग्रैंड डिजाइन ये था, दे वर सिटिंग ऑन द माउथ ऑफ सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान और उसके साथ ईरान, ये मॉनिटरिंग हो रही थी।
सो अब उस वक्त वो जा रहे हैं, अभी वो चाहते हैं यहाँ पर बेसी लेने, दोबारा बैठ जाएं, दोबारा कहीं ना कहीं से उनको कोई मौका मिल जाए और वो यहाँ में मॉनिटरिंग करते रहे। आई थिंक अब वो वक्त गुजर गया और अफगान तालिबान को हम नाराज नहीं कर सकते। दैट इज ओनली थिंग। अच्छा, इसमें सर ये भी तो है ना, जो बाइडेन ने कहा है कि जी हमारा मिशन तो जो है वो तभी मुकम्मल हो गया था जब उसामा बिन लादेन को अंजाम तक पहुंचा दिया था। तो आप बिल्कुल मिशन पूरा नहीं हुआ था, बिल्कुल मिशन पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद ये क्यों आज 6 साल बैठे रहे हैं फिर? सर यही तो सवाल है आपसे कि उसके ये तो गलती तस्लीम कर रहे हैं, इसका मतलब है वो। तो आप ये देखें, वो दुम दबा के भागे हैं। दे हैव रियलाइज कि वो फेल हो चुके हैं। अफगान तालिबान, अफगान जो ब्लड है ना, वो किसी भी फॉरेन ट्रूप्स को एक्सेप्ट नहीं करता और यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने सोच लिया कि हमें अब जाना पड़ेगा। अब अफगान तालिबान को समझना है और वो समझ चुके हैं कि अब हम मजीद खाना जंगी नहीं करेंगे, हम आराम से बैठ के ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर उसको चलेंगे। क्योंकि अगर ये कब्जा करके आएंगे दुनिया में कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देव रियलाइज, पाकिस्तान ने, ईरान ने, चाइना ने यही इनको समझाया है, क्योंकि हमें चाहिए अफगानिस्तान पीसफुल। अफगानिस्तान ट्रबल होगा तो पाकिस्तान में ट्रबल होगी और फिर सीपैक हमारा डिले हो जाएगा। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सवाल करना चाहूँगा सर, ये फरमाइएगा, अब ईरान ने भी पनाह गुज़ारियों को जो है वो माजत कर लिया कि जगह नहीं दे सकते, ज़ाहिर है वहाँ भी अपने उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। सर, पाकिस्तान ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक तवील अरसे से करता हुआ आ रहा है और की है। अब मज़ीद अगर सरहदें बंद कर दी गई हैं, अगर खाना जंगी होती है, सूरत हाल होती है सर, तो फिर कैसे मामलात देख रहे हैं, क्या होगा सर? देखें, यही तो अमेरिकन का डिजाइन है। अगर अमेरिकन चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो तो फिर वो वहां पर एक गवर्नमेंट बना के जाते। वो चाहते हैं कि वहां पर खाना जंगी हो, वहां के हालात खराब हों, अफगान जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में और ज्यादा आ जाएं, उनमें फिर इनके रॉ के इंडियन एजेंट्स भी आ जाएं और पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी के लपेट में आ जाए। इसलिए पाकिस्तान ने फेंसिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। इसलिए पाकिस्तान अफगान तालिबान को कह रहा है कि आप वहां पर मिलजुल कर रहें, आपका कंट्रोल आगे। देखिए, अफगान तालिबान ने बड़ी सियासत की है। उन्होंने 200 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया और फिर अपनी दुनिया को बताया कि नाउ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी आप निगोशिएट करते हैं किसी से तो आप स्ट्रॉन्ग टर्म पे करते हैं। अब वो उनका अपर हैंड है, इसलिए अशरफ गनी को वो अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करके, मजबूर करके अपनी हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद वो आगे चलेंगे। तो इसलिए ये हालात हैं। वी आर श्योर कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ हालात ठीक होंगे, बट पाकिस्तान को तमाम प्यूनिटिव एक्शन लेनी चाहिए रिफ्यूजी के खिलाफ। प्रॉब्लम ये है कि वो पश्तून और हमारे पश्तून आपस में बहुत रिलेटेड है, इसलिए हमें बहुत बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। कोई ईयर मार्क जगह सर, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक तरफ से पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार किया, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि जी मुझे तो अभी भी सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका की कॉल मुतवक्को है। सर, हम वहाँ अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई कॉल करेगा और हमसे बात करेगा। ये शाह महमूद कुरैशी एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही मस्ट रियलाइज कि ऐसी स्टेटमेंट्स हमें नहीं देने चाहिए। इवन इफ दे आर कॉलिंग एंड वी शुड नॉट से ओपनली व्हाट दे आर आस्किंग, वी शुड से हमारी स्टेट पॉलिसी है, हमारे अवाम की पॉलिसी है कि हम अपनी बेजमीन किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, वेदर इट इज अगेंस्ट इंडिया और इट इज ईरान और इट इज अफगानिस्तान। ये हमारी स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। वाई डू से कि अमेरिका ये कर रहा है, वाई डू एम्बैरेस देम? आप अपनी बात करें और उसका ओपनली, फ्रंटली, ब्लंटली हमें नहीं कहने की जरूरत है। हमें अपनी पॉलिसी अपने मुल्क मफादात में करनी है। उसके लिए सबसे अहम माइलस्टोन है कि हमने सीपैक बनाना है। सीपैक बनाएंगे तो हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इस्लामिक कंट्री, हम अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। IMF वर्ल्ड बैंक से नहीं सुनेंगे उनकी बातें, जो कि वो चाहते हैं हम उनकी तरफ हमेशा देखते रहें, उनकी मर्जी के फैसले करते रहे। दिस इज द रेस। अब देखना ये कि डिप्लोमेसी में हु विंस एंड हु विंस एंड हु लूज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने में वक्त दिया, काफ़ी तवील तरीके से आपने जो है वो तमाम तरह सवालों के जवाब भी दिए और बिल्कुल के हवाले पे आपने गुफ्तगू की। जी 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 असलान, बिल्कुल। और नुसरत मिर्जा साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। हिंदुस्तानी सहाफ़ी रोहित शर्मा एक बार फिर हमारे प्रोग्राम से राह फरार उन्होंने इख्तियार की। दलाइल से गुफ्तगू जब भी होती है राह फरार इख्तियार करता है हिंदुस्तानी मीडिया भी, जिस तरह मैंने आगाज़ ही यहाँ से किया था कि जनाब आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत बहुत ज़्यादा परेशान और वहाँ का मीडिया बौखलाया हुआ है। उसकी ताज़ा तरीन बिल्कुल आपको खबर हमारे प्रोग्राम से ही मिली
कि रोहित शर्मा हिंदुस्तान के जाने माने सहाफ़ी वो एक बार फिर हमारे प्रोग्राम से राय फरार उन्होंने इख्तियार किया। हम बात कर रहे थे दलाइल से बात होनी चाहिए, मौजूदा जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें या अफगानिस्तान के हवाले से बात करें, क्या कुछ हो सकता है, खत्ते में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, यही टॉपिक था हमारा जिस पर हमें बात करनी थी। लेकिन बहरहाल रोहित शर्मा साहब एक बार फिर फरार हुए और यही असल में बात कर रहे थे कि जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बात की कि पाकिस्तान के मफाद में है अफगानिस्तान का अमन। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अली जब आर्टिकल 370 और 35 एक ही बात होती है तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी दुखती रग है, उस पर जो है काफ़ी रिएक्शन होता है कि हमारा मुल्क, हमारी कंट्री, हमारी टेरिटरी, हमारी मर्जी, हम जो करें। तो ऐसा नहीं है, मुतनाज़ा इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सवाल से जो है थे नेहरू साहब भी गए थे सबसे पहले, पकड़े और उसके बाद तो कश्मीर चला गया हमारे हाथ से और उसके बाद वहाँ तस्लीम किया था कि रायशुमारी होगी जो आज तक नहीं कराई गई। और फिर कहते हैं जी इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते? वहाँ जो इलेक्शन आपके होते हैं वोटिंग में कितने लोग वोट डालने आते हैं? जीतने वाला उम्मीदवार 250 वोट ले रहा है, हारने वाला 15 वोट ले रहा है, ये तो रेशो होता है वहाँ। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाजत। मौलाना